हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर लविंग दिस स्टोरी गाइस। आज के पार्ट को लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बॉडी में जहर, सुकून, नए रिश्ते। अब आगे। डॉक्टर राणा ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, जब मैंने उसे एग्जामिन किया तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी, और अभी रिपोर्ट आने के बाद चीजें क्लियर हो गई। फिर थोड़ा रुककर, उस बच्ची की बॉडी में कुछ खतरनाक जहर के सिम्टम्स देखने को मिले, जिसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 4-5 महीने पहले से दिया जा रहा है। अशोक राजवंश की भौहें आपस में सिकुड़ सी गई, उनके माथे पर सिकन आ गई और आंखों में अजीब सा गुस्सा। जहर, वो भी उस छोटी बच्ची को। ये तो कल्पना से परे की बात है। कौन उस मासूम से इतनी नफरत करता है? उन्होंने सीरियस आवाज में पूछा, किस तरह का जहर डॉक्टर? डॉक्टर ने दूसरी फाइल आगे करते हुए कहा, ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। वो धीरे धीरे अपना असर दिखता है। इसे कंज्यूम करने वालों को पता भी नहीं चलता और उनकी बॉडी वीक होने लगती है। दिमाग अपना कंट्रोल खोने लगता है, जिससे इंसान ठीक से सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। एक तरह से कहा जाए तो धीरे धीरे ये शरीर के अंदरूनी अंगों को डैमेज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर के बात सुनकर अशोक जी भी शॉक्ड हो गए। इधर दरवाजे के पास खड़ी अनामिका सारी बातें सुन रही थी। इंजेक्शन के बाद उसे नींद तो आई, पर पुरानी दर्दनाक पल उसके जेहन में फिर से उसे तंग करने लगे। इसलिए वो उठ के बाहर आ गई, और उसे देखना भी था कि वो कपल ठीक थे या नहीं। जब उसने अशोक जी को कैबिन में जाते हुए देखा तो वो भी पीछे पीछे आ गई और सारे बातें सुन ली। अनामिका जैसे जैसे बातें सुनती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें डार्क होती जा रही थी। उसने अपनी मुठियां जोर से भींची हुई थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। वो सीधे अपने वार्ड की तरफ चली गई। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि पिछले जन्म में क्यों वो इतनी कमजोर हो गई थी। जबकि उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसी ट्रेनिंग मिली थी, वो आराम से अच्छे आँचों को सबक सिखा सकती थी, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली इतना कमजोर हो गई थी कि लगभग अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो दी थी। और जो कियारा बोलती वही करती और उसके जाल में हमेशा फंस जाती थी। इन सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। अब उसे उन सब से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ी एकटक सामने अपने खाली आंखों से बस देखे जा रही थी। कोई भी नहीं जान सकता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अब भी अपनी मुठियां जोर से भींची हुई थी। तभी उसे किसी की प्रेजेंस अपने पीछे फील हुई। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और पीछे पलटी। अशोक जी, जो अभी अभी वार्ड में आए थे, वो जब अनामिका के पास पहुंचे तो उन्हें उसके आसपास अजीब सी वाइब आई, जो शायद निर्मल बच्चों के पास से नहीं आती। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी अनामिका की शांत आवाज उस कमरे में गूंजी। अंकल, क्या आप ठीक है? और आंटी कैसे है? उसकी आवाज बहुत ही कोमल और नाजुक थी। अशोक ने गौर से उसका चेहरा देख, उसका छोटे सा मासूम चेहरे जो पिला पड़ा था, फिर भी उस बच्ची को उनकी फिक्र है। उनका दिल पसीज गया और आंखें सॉफ्ट हो गई। वो उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठे और नर्म भाव से कहा, आप कैसे हो बच्चे? कहीं दर्द भी हो रहा है? अनामिका ने उनकी आंखों में गौर से देखा, जिसमें उसके लिए एक स्नेह और अपनापन झलक रहा था, जो कभी वो अपने माता पिता की आंखों में देखना चाहती थी। उसकी आंखों में दर्द उमड़ आया, जो उसने बखूबी छुपा लिया। पर सामने अशोक जी ने उसकी आंखों में एक अनकही दर्द देख लिए। ऐसे ही वो इतने बड़े हस्ती नहीं थे। अनामिका की आंखों में दर्द देखकर उन्हें भी अपने दिल में दर्द सा उठा। वो इस बच्ची से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गए थे। उन्होंने नर्म आवाज में पूछा, आपका नाम क्या है? बच्चे, और आपके माता पिता सब कहाँ हैं? आप उस नदी के किनारे कैसे आए? वो जानने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। अनामिका उनके सवालों को सुनकर कुछ पल चुप होकर उन्हें देखती रही, फिर अपनी कोमल आवाज में कहा, अनामिका, और मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। उसने बिना किसी भाव के कहा। हाँ, नहीं मानती थी अब वो उन्हें अपने पेरेंट्स, क्योंकि वो लोग अब इस लायक नहीं थे। उसने पूरा एक जन्म उन लोगों के पीछे बर्बाद कर दिया, लेकिन अंत में उसे मिली भी तो क्या एक दर्दनाक मौत। उसके मरने पर भी उन लोगों ने एक आंसू तक ना बहाए, तो क्यों बोले वो उन्हें अपना कुछ नफरत है, उसे उन लोगों से बेहद नफरत। तभी अशोक जी की आवाज से वो अपने ख्यालों के दुनिया से बाहर आई। अशोक जी, जिन्होंने अनामिका को कहीं खोए हुए देख तो उसे आवाज लगाया, कहाँ को गई आप बच्चे? कहीं नहीं, उसने धीमे से कहा। अशोक जी कुछ पल अनामिका को देखते रहे। जब अनामिका ने खुद को अनाथ कहा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। उन्होंने अपना गला थोड़ा साफ किया, जैसे कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हो। अनामिका भी उन्हें ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ देखा जा सकता था।
क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? अनामिका बहुत देर से अशोक जी को ऑब्जर्व कर रही थी। अशोक जी ने फाइनली हिम्मत जुटाई जैसे किसी जंग में उतारना हो, और कहा, बच्चे मैं जनता हूं, मैं जो कहूंगा वो आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर आप अनाथ नहीं हो। फिर थोड़ा रुककर, मैं आपको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये पूरी आपकी मर्जी होगी, अगर आप नहीं चाहती तो भी मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठूंगा। मेरे 3 बेटे हैं पर मुझे हमेशा से एक प्यारी बेटी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे, इतना तो आज तक वो किसी डील साइन करने टाइम भी नहीं हुए थे। उन्होंने अनामिका का छोटा सा हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े ही प्यार और अपनेपन से कहा, क्या आप मुझे अपना डैड बनाएगी? उन्होंने कशकर अनामिका का हाथ थमा हुआ था, जैसे अगर छोड़ा तो अनामिका कहीं मना न कर दे। और उम्मीद भरी आंखों से एकदम छोटे बच्चे की तरफ अनामिका की तरफ देख रहे थे। अनामिका भी उनकी बातें सुनकर एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। उसने गौर से उनकी आंखों में देखा, जिसमें उसे अपने लिए प्यार, अपनापन, स्नेह और एक उम्मीद देखी जो एक पिता की आंखों में अपने बच्चे के लिए होता है। उसे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अशोक जी उसे अपनी बेटी बनाना चाहते थे। अनामिका की आंखें हल्की नम पड़ गई। अशोक जी ने जब उसकी नम आंखें देखी तो वो थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा जैसे अनामिका को उनकी बात पसंद नहीं आई। वो थोड़ा मायूस हो गए। उन्होंने तुरंत उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आप रो क्यों रही प्रिंसेस, अगर आप नहीं चाहती। इससे आगे वो कुछ बोलते अनामिका झट से उनके गले लग गई। अशोक जी एक पल के लिए जम गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनामिका सच में उनके गले लगी है। उनकी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने भी प्यार से और जेंटली अनामिका को गले लगा लिया, जिससे उसे कोई तकलीफ न हो। उन्हें अजीब सा सुकून मिल रहा था। उन्हें हमेशा से एक बेटी की चाह थी, जो अनामिका के कारण आज पूरी हो गई। कुछ देर तक अनामिका भी ये गले लगी रही। उसे पहली बार ये महसूस हो रहा था कि एक पिता का प्यार कैसा होता है। उसकी आंखें नम थी पर उसमें एक सुकून का एहसास भी था। उसने अनायास ही धीमे आवाज में कहा, डैड। उसके मुंह से अपने लिए डैड सुनकर अशोक जी तो जैसे 7वें आसमान पर ही पहुंच गए थे। उन्होंने अनामिका को पकड़ और खुशी से कहा, क्या क्या कहा तुमने? मेरे कान खराब हो गए हैं, फिर से कहना प्रिंसेस। अनामिका को उनकी बच्चों जैसी बातें सुनकर हंसी आ गई। कोई कहेगा कि बाहर की दुनिया जिसे एरोगेंट अशोक राजवंश को जानते हैं, वो बच्चों के तरह बहाने बना रहे हैं। अनामिका ने एक बार फिर से कहा, डैड। अशोक ने फिर से उसे गले लगा लिया और खुशी से कहा, मैटअप, मेरी प्रिंसेस ने मुझे डैड मान लिया। उनका खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उन्हें ये बात जल्द से जल्द अपनी पत्नी को बतानी थी। इसलिए उन्होंने एकदम से अनामिका से कहा, इतने देर खड़े रहना ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। उन्होंने अनामिका का हाथ पकड़ा और बेड के पास ले आए। अनामिका ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर एक आज्ञाकारी बच्ची की तरह लेट गई। अशोक जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। अनामिका ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। शायद इस जन्म में पहली बार उसे सुकून का एहसास हुआ, जैसे उसका भी ध्यान रखने के लिए कोई है। अशोक जी तब तक उसके सिर पर हाथ फेरते रहे जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो गई कि अनामिका सो गई है। उन्होंने प्यार से अनामिका को देखा और झुककर उसके माथे पर किस करके आखिरी बार उसके सिर को सहलाकर कहा, आई प्रॉमिस प्रिंसेस, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अंडरस्को। किसने दिया अनामिका को जहर? क्या सीता जी अपनाएगी अनामिका को? फैमिली मोमेंट्स खेल की शुरुआत। जीवंत हॉस्पिटल। सुबह का वक्त। धीरे धीरे सुबह की खिली हुई धूप चारों तरफ अपनी ऊर्जा बिखेर रही थे। ये सुबह आज बहुत कुछ लेकर आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सीता जी के वार्ड में मशीनों की बीप की आवाज, और उस रोशनी में बिस्तर पर लेटी सीता की पलकों में हलचल हुई। सीता जी को होश आ चुका था। अशोक जी वही उनका हाथ पकड़कर बैठे हुए कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कांपती आवाज में कहा, सीता, सीता, आप जानती है आपने हमें कितना डरा दिया था। ये बोलते बोलते उनका गला भर आया। वो सपने में भी उनसे दूर जाने का सोच तक नहीं सकते थे। सीता जी हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो कि उनके पीछे उनके पति ने अपनी क्या हालत बना ली हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं, उन्होंने कमजोर मगर धीमे से प्यार भरे लफ्जों में कहा। अशोक जी ने झुककर उनके माथे पर किस किया और उन्हें उठने में मदद की। सीता जी ने उन्हें गौर से देखते हुए एम्पटाइज होते हुए कहा, आप तो ठीक है न? क्योंकि अशोक जी के सर पर भी बैंडेज लगी थी। उन्होंने उनका हाथ थामते हुए थोड़ा शरारत से कहा, भला तुम्हारे रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी, वो झुटका बिफरते हुए बोली। फिर दोनों हंस दिए और अशोक जी ने उन्हें गले लगा लिए। आप जाकर उन्हें सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने थोड़ा गंभीर आवाज में कहा, सीता। हम। सीता जी ने उनकी ओर देखते हुए जवाब दिया।
मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अशोक जी ने उनका हाथ थामते हुए उनकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या बात है, बताइए, आप ठीक तो हैं ना, घर पर सब ठीक है ना, बच्चों को। आगे वो कुछ कहती कि अशोक जी ने उनकी बात तो काटते हुए कहा, शांत, पहले सुनिए तो सही पूरी बात। आप पहले टेंशन ले लेती है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कल एक्सीडेंट से लेके आज तक की घटना, एक्सीडेंट, अनामिका का उन्हें बचाना, हॉस्पिटल की घटना, अनामिका के बारे में सब कुछ उन्हें डिटेल में बताया और फिर चुप हो गए। सीता जी ने अनामिका के बारे में जानकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या इतनी छोटी बच्ची से इतनी नफरत कौन करता होगा, जो उसे इतना खतरनाक जहर दे, और वो बच्ची कितने दर्द और तकलीफ बर्दाश्त किए होंगे इतनी सी उम्र में। वो कितनी थॉटफुल होगी जिसने बिना अपनी जान की परवाह किए हमें बचाया। सीता जी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, काइंड एंड जेंटल लेडी थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उतनी ही स्ट्रिक्ट भी थी। वो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनका खुद का एनजीओ भी था जो विदेश तक फैला हुआ था। सीता जी ने चिंता करते हुए कहा, कहाँ है वो बच्ची, वो ठीक तो है ना, मुझे यूज मिलना है। उसके इतने सारे सवाल सुनकर अशोक जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे भाग्यवान, वो बिल्कुल ठीक है और दूसरे वार्ड में सोई हुई है। फिर थोड़ा रुककर अनामिका के बारे में सोचते हुए उन्होंने कहा, वो बच्ची सारे बच्चों से बिल्कुल अलग है। जब पहली बार उसे देखा तो एक अजीब सा लगाव, एक अजीब सा अटैचमेंट मुझे महसूस हुआ उससे। सीता जी ध्यान से उनके चेहरे को देख रहे थी। अशोक जी की आंखों में अनामिका के बारे में बात करते हुए एक अलग ही चमक थी, जो एक पिता की आंखों में होता है। वो ये बताते वक्त कितने खुश है। सीता जी ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, उन्हें भी अब अनामिका से जल्दी मिलने की इच्छा हो रही थी। उन्होंने अशोक जी का हाथ पकड़ते हुए डेस्पेरेटली कहा, मुझे अभी मिलना है उससे, और वो अनामिका से मिलने की जिद करने लगी। अशोक जी ने उन्हें समझाया कि वो खुद उसे मिलवाने ले आएंगे, लेकिन फिर भी सीता जी नहीं मानी। थक हार कर अशोक जी उन्हें अनामिका के वार्ड, जो बगल में ही था, वहां ले गए। अंडिस्को, अनामिका का वार्ड। दवाइयों के असर से वो अब तक गहरी नींद में सोई हुई थी। सोते समय उसे चेहरे पर एक सुकून और मासूमियत देखी जा सकती थी, ऐसे मासूमियत जो बहुत रेयर ही देखने को मिलती थी। सीता जी अशोक जी का हाथ थामे आराम से उसके पास आए और गौर से उनका प्यारा सा गोल चेहरा देखने लगी। वाकई इसमें कोई शक नहीं था कि अनामिका अभी से ही हद से ज्यादा ही खूबसूरत थी। सीता भी बस एकटक उसके मासूम से चेहरे को निहारे जा रहे थे। उन्हें भी उस बच्ची से एक अजीब सा अटैचमेंट फील हो रहा था। ये सोते वक्त कितनी एडोरेबल लगती है न, बिल्कुल किसी लिटिल प्रिंसेस की तरह। वो खुद को उसे एडमायर करने से रोक ही नहीं पाए। जब उनके पति ने जब अनामिका के बारे में बताया था, तभी से उन्हें एक अटैचमेंट से फील हुआ था। अब वो अटैचमेंट एक कनेक्शन में बदल गई थी। उन्होंने प्यार से अनामिका के सर पर ममता से हाथ फेरा। वो मन ही मन अपनी डिसीजन पर बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने अचानक से कहा, अशोक, मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ और मेरा डिसीजन फाइनल है। उनके आवाज में एक्साइटमेंट और अथॉरिटी दोनों थी, जैसी जो उन्होंने सोचा है वो करके रहेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता, पीछे खड़े अशोक जी तो पहले ही ये डिसीजन ले चुके हैं, बस बताया नहीं अभी तक। फिलहाल अभी तो वो एकदम शॉक हो गए। उनकी पत्नी और उनके थॉट कितने मिलते हैं, उन्होंने प्राउडली सोचा। लेकिन जल्दी ही होश में आकर कहा है, सच में मैंने भी यही सोचा है और मैं तो बस तुम्हें बताने वाला था। मेरी चॉइस वैसे भी हमेशा बेस्ट होती है, पर इस बार मेरी प्रिंसेस ने खुद मुझे चूज किया है। फिर थोड़ा इतराते हुए कहा, और कल ही प्रिंसेस ने मुझे डैड भी कहा। जब सीता जी ने सुना कि उन्होंने पहले ही ये डिसीजन ले लिया है, तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब ये डैड वाली बात सुनी तो उन्हें थोड़ी जलन हुए। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, समझे आप। जब लाडो जगेगी तो मैं उसे ढेर सारा प्यार दूंगी और आराम से उसे अपने साइड कर लूंगी। हबारे आए। फिर दोनों अपने ही बातों पर हंसने लगे, पर दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि अनामिका कब का उठ गई थी। उसने अशोक जी को तो डैड मान लिया था, फिर भी उसे एक डर था कि कहीं सीता जी ने अगर उसे एक्सेप्ट नहीं किया या उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, तो वो अपना रास्ता खुद डिसाइड कर लेगी, पर किसी पर बोझ नहीं बनेगी। इसलिए बस वो उनका रिएक्शन देखना चाहती थी, इसलिए अब तक सोने का नाटक कर रही थी। लेकिन जब उसने सीता जी का ममता भरा स्पर्श महसूस किया तो वो एकदम जमसी गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, और तब से उनके बातें सुन रही थी, उनकी नोकझोंक। उसके दिल में जो डर था, शायद वो अब सुकून में बदल गया। अशोक जी का ध्यान अचानक अनामिका पर गया, जो उन्हें ही अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। प्रिंसेस उठ गई, आप देखिए अब से कौन मिलने आया है। अब जाकर सीता जी का भी ध्यान अनामिका की तरफ गया और वो उसकी डीप ब्लू आंखों में जैसे खोसी गई।
और थोड़ा नर्वस भी हो गई, कहीं अनामिका उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। उन्हें भी एक बेटी की चाह थी, लेकिन उन्हें 3 बेटे हुए। उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्होंने आगे कॉन्सेव नहीं किया, लेकिन अनामिका को देखकर उन्होंने उसे अपनी बेटी मान भी लिया था। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अब कैसी हो आप लाडो। अनामिका उनकी आंखों में भी अपने लिए प्यार देख पा रहे थे। तभी अनामिका उन्हें देखते हुए धीमी और प्यारी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। आंटी नहीं बच्चे, अब से आप हमें माँ कहेंगी, उन्होंने लागू ऑर्डर देते हुए प्यार से कहा। अनामिका कुछ देर चुप रही, उसके मन में एक साथ बहुत सी यादें आ गई जिसमें वो राधिका जी को माँ कहकर बुलाती थी। तो कैसे कियारा रोते हुए अपना नाटक चालू कर देती, जिसे राधिका जी ने उसे माँ कहने से भी माना कर दिया ताकि उनकी प्यारी नाजुक बेटी को तकलीफ ना लो। अनामिका की आंखें एक पल के लिए लाल हो गई, उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। उसका ध्यान सीता जी की आवाज से टूटा जो उसे पुकार रही थी। उन्होंने अनामिका की नाम आंखें देखी तो उन्हें अपने दिल में तकलीफ महसूस हुए। उन्होंने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ लाडो, आपको कहीं दर्द हो रहा है। अनामिका ने उनकी आंखों में देखा जिसमें उसे चिंता, डर, प्यार, स्नेह, ममता सब नजर आ रहे थे जो एक माँ की आंखों में दिखती अपने बच्चों के लिए। उसने भी शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ माँ। सीता जी की आंखें नाम हो गई, उन्होंने झट से आराम से अनामिका को गले लगा लिया। उनके मुंह से अपने लिया माँ सुनकर उन्हें बहुत सुकून मिला। अशोक जी भी उन दोनों को देखकर खुश थे। अचानक से मुंह बनाते हुए बोले, ये क्या प्रिंसेस अपनी माँ को देखकर क्या अपने अपने डैड को भूल गई है, इट्स टोटली अनफेयर। इतना कहकर उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अनामिका और सीता जी दोनों ने एक नजर उन्हें देखा, फिर एक दूसरे को देखा और अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी। शायद कितने दिनों नहीं सालों बाद आज अनामिका के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। अनामिका की ये हंसी इतनी प्यारी और प्योर थे कि अशोक जी और सीता जी उसमें जैसे खो से गए और एक तक उसे निहारने लगे। तभी रूम का दूर नॉक हुआ और अरुण जी यानी अशोक जी के असिस्टेंट अंदर आए। उन्होंने सीता जी को ग्रीट किया, फिर अनामिका से कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल प्रिंसेस। अनामिका ने भी हल्की मुस्कान के साथ उन्हें ग्रीट किया। वो कल ही उनसे मिल चुकी थी। सर, मैंने डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवा लिए हैं। बिग बॉस को आपके साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका है। वो और बाकी सब यहाँ आने के लिए निकलने वाले थे, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग आज ही मुंबई जा रहे हैं। अरुण ने कहा, ठीक है, फिर जेट रेडी करो, हम आज है मुंबई निकलेंगे। और मैंने जो कहा था वो काम हो गया? उन्होंने बॉसी टोन में पूछा। जी सर, सब रेडी है, मुंबई में बस साइन करने की देर है, अरुण ने कहा। ठीक है। फिर वो सीता जी और अनामिका की तरफ मुड़े और उसके पास बैठकर कहा, प्रिंसेस अब हम अपने घर जाएंगे मुंबई, जहां फैमिली के और भी मेंबर्स, आपके भाई, दादू दादी, छोटे चाचू चाची सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। सो आप रेडी हो जाए, मैं नस को भेजता हूँ, उन्होंने अनामिका के सिर पर हाथ फटहेर कहा। अनामिका ने बस सर हिला दिया। वो भी जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पक्का यकीन था वो लोग अब भी उसे पागलों के तरह ढूंढ रहे होंगे। तभी सीता जी ने कहा, नस की जरूरत नहीं है, मैं खुद लाडो को रेडी कर दूंगी। लेकिन सीता, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, पहले ठीक हो जाए। उनकी बात को काटते हुए सीता जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, अपनी बच्ची को तय करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अनामिका ने सॉफ्टली कहा, माँ आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए आपको अभी रेस्ट करना जरूरी है। कुछ देर अनामिका के कहने पर वो मान गई और अब अनामिका वार्ड में अकेली थी। उसके चेहरे के भाव जो अब तक सॉफ्ट थे, अब पूरी तरह से बदल गए थे। अचानक उसके चेहरे पर एक तिरछी खौफनाक मुस्कुराहट तैर गई, जैसे सब कुछ पहले से ही उसके कंट्रोल में हो। और उसने धीमे मगर बेहद सर्द आवाज में कहा, इस शतरंज के खेल में चाल भी मेरी होगी, मोहरे भी मेरे होंगे और जीत भी मेरी होंगी। अनामिका की इस बात से इतना तो तय था कि अभी तक जो भी हुआ वो कि इत्तेफाक तो नहीं था, कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। अब ये पहले किसको जलाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। अंडिस्को क्या किस बारे में बात कर रही है? कैसे होगा राजवंश परिवार में अनामिका का वेलकम? 2 ब्रेकिंग न्यूज, क्रूअलिटी ऑफ अनामिका। अब आगे जीवंत हॉस्पिटल। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुके थे, अब अशोक जी को कुछ काम था तो वो अरुण के साथ बाहर गए हुए थे। यह अनामिका सीता जी के गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और सीता जी प्यार से उसके सर को सहला रही थी और बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में उसे बता रही थी। उनका वार्ड बिल्कुल एक लग्जरियस रूम के जैसे था। ये हॉस्पिटल राजवंश कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता था।
उस प्यारे से माहौल में अचानक से एक न्यूज ने सीता जी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सामने टीवी पर एक रिपोर्टर की आवाज आई। आज के सनसनीखेज खबर सूत्रों से पता चला है कि शिमला में एक खुफिया जगह पर अवैध तरीके से बच्चों के स्मगलिंग किया जा रहा था। एक अज्ञात फोन कॉल के कारण पुलिस उन लोगों के इतने बड़े समूह को पकड़ पाई और वहां से लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें किडनैप करके गलत कामों के लिए अलग अलग जगह बेचा जाता था। इस गिरोह की पुलिस को बहुत पहले से तलाश थी, जो आज एक अज्ञात काल के कारण पकड़ी गई। आइए जानते जनता क्या कह रहे हैं। इन घटिया लोगों को कड़े से कड़े सजा देनी चाहिए। एक ने कहा, इंसानियत मर चुके हैं, दुनिया में मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते ये लोग, देश का भविष्य खतरे में। इन घटिया लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सीता जी भी न्यूज देखते हुए गुस्से से बोली, बच्चों की तस्करी, कैसे घटिया लोग हैं ये, आखिर इन लोगों के दिल नहीं कहते, पता नहीं कितने बच्चों के जिंदगी खराब के होगी इन लोगों ने, इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। वो गुस्से से कांप रहे थे। उन्हें ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। अनामिका ने जब देखा कि उसकी माँ गुस्से में है तो तुरंत उनका हाथ पकड़कर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, माँ शांत हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और उसके सीता जी के गाल पर की किस कर दिया। हाँ मेरे बच्चे, वो अनामिका के किस करने से खुश हो गई। उन्होंने उसके मासूम से चेहरे को देखा। अचानक उन्हें ख्याल आया कि अशोक जी ने बताया था, अनामिका जब उन्हें मिली थी तो उसने बताया था कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। क्या ये लोग इसी गैंग के हो सकते थे? क्या उनकी बच्ची मुसीबत में थी? अगर उन लोगों ने उनकी बच्ची को भी किडनैप कर लिया होता? ये सोचकर ही उनका दिल कांप गया। वो तो आचा हुआ कि अनामिका अब उनके पास थी। उन्होंने उसे कस के गले लगा लिया, जैसे अपने आंचल में छुपाकर सारी मुसीबत से बचाना चाहती हो। अनामिका भी अच्छे बच्चों की तरह उनके सीने में छुप गई, जैसे कितनी डर गई हो। लेकिन अचानक से उसकी नज़र उस न्यूज़ पर गई जो अभी चल रही थी। देखते ही देखते उसके होठ हल्के मुड़े और एक तिरछी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसने मन में कहा, पहली शुरुआत धमाके के साथ। और कुछ देर पहले के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक कुछ देर पहले अंडरस्को। अनामिका खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। अचानक उसकी नज़र बाहर कुछ लोगों पर पड़ी, जो हाथ में किसी की तस्वीर लिए शायद किसी को ढूंढ रहे थे। अनामिका को समझते देर नहीं लगी कि ये लोग वही है जो उसके पीछे पड़े थे। ये यहाँ भी उसकी ही तलाश में आए हैं, उसे ही ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्टिंग, मुझे ढूंढा जा रहा है। अफसोस, मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं ये लोग नारकी न पहुंच जाए, क्योंकि लगता है इस जन्म में मुझसे कुछ ज्यादा ही पाप होने वाले हैं। कहकर वो हल्का सा हंस दी। अनामिका ने एक नज़र उन्हें देखा और आराम से रूम से निकल गई। अभी कोई भी उसके वार्ड में आने वाला नहीं था, क्योंकि अशोक जी अपने किसी काम से बाहर गए थे और सीता जी रूम से आराम कर रही थी। तो रास्ता क्लियर था। बाकी रही बाहर खड़े बॉडीगार्ड की, तो उन्हें चमका देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। थोड़ी देर बाद वो बॉडीगार्ड को चकमा देकर सीधे दूसरे तरफ वाले बाथरूम में गई। वहां एक टूटी खिड़की थी, वो रेनोवेट होना था। ये देख वो हल्का सा मुस्कुराई। लगता है भगवान भी चाहते हैं मैं जल्दी ही उन्हें नर्क भेजूं। वो आराम से कूद के बाहर निकल गई। बाहर वो लोग हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि अशोक जी ने पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर रखा था। कोई भी अनजान इंसान अंदर ना आ सके। अचानक से एक गुंडे ने कहा, साला ये लड़की कहाँ चली गई है? अगर नहीं मिली तो बॉस हमारी जान खा जाएगा। कहकर वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र अनामिका पर पड़ी। वो चौंका, फिर गौर से उसने एक बार अपने हाथ में पिक्चर जो अनामिका की थी उसको देखा, फिर एक बार अनामिका को। उसके बाद वो बाकी लोगों को जल्दी से बोला, वो देखो वो रही वो लड़की, चलो जल्दी उसे आज पकड़ कर ही रहेंगे। सभी उसके पीछे भागे। अनामिका हॉस्पिटल के पीछे चली गए, जहां कोई कैमरा नहीं थे। वो गुंडे अब तक वहां आ चुके थे। कहाँ गई वो लड़की? आज तो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ढूंढो उसे, वो साली 1.5 फुट की लड़की ने नाक में दम कर रखा। ढूंढो, यही कहीं होंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो अंकल? सभी ने आवाज की दिशा में देखा, जहां एक छोटी आकृति पेड़ से टिक कर खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। तेरी तो रुक, तुझे तो मैं बताता हूं। कहकर एक मोटा आदमी उसकी तरफ भागा। वो जैसे अनामिका को छू भी पता उससे पहले ही उसके चीखने की आवाज आई, और वो अपनी नाक पाकर कर जमीन पर रेंगने लगा। सब मुंह खोले उसे देखने लगे, क्योंकि अनामिका ने आसानी से एक पंच से सीधे उसकी नाक पर दे मारा। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ओह, आप ठीक तो हैं अंकल? कहते हुए अनामिका चिंता से उस मोटे आदमी के पास गई, जैसे वो बहुत कंसर्न हो, उसकी कितनी चिंता हो उसे।
वो मोटा आदमी जोर से चिल्लाया। दूर रहो मुझसे, सब देख क्या रहे हो, पाकरो इस शैतान लड़की को। हम कुल 5 लोग हैं, इसी बहने मेरी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अनामिका ने सोचा। उनमें से एक आदमी गुस्से से लगभग पागल होने वाला था। उसने एक चाकू निकाला और अनामिका की तरफ दौड़ा और चाकू से अनामिका पर वार किया। अनामिका ने आराम से उसे डोर्च कर दिया और एक तेज पंच सीधे उससे पेट पर मारा, जिस वो आदमी कुछ दूरी पर जा गिरा। एक छोटी 12-13 साल की लड़की में इतनी ताकत। वो अपना पेट पकड़े लगभग चिल्लाने लगा। उसके मुंह से खून आने लगा था। उनका बॉस, जो एक कला जैसे आदमी था, जो देखने में ही घिनौना लग रहा था, उसने अपने जीभ बाहर निकलकर गंदे तरीके से अनामिका को देखकर कहा, मैंने तो सोचा बच्ची है, लेकिन ये तो बड़ी आग निकली। अब तो इसे मैं ही खरीदूंगा। उसके आंखों में अजीब हवस दिखाई दे रही थी, जो अनामिका ने बखूबी देख ली। अभी तो वो नॉर्मल ही लड़ रही थी, पर उस इंसान के ऐसे घटिया बातों का मतलब उसे साफ समझ आ रहा था। उसकी आंखें अब धीरे धीरे डार्क होने लगे, जिसे किसी ने गौर नहीं किया। उस आदमी ने अपने दोनों अदमियों को अनामिका को पकड़ने के लिए भेजा और खुद धीरे से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई डर ना हो। वो अनामिका की खूबसूरती देख के पागल हो गया था। वो अनामिका के पास पहुंचा और उसे छूने ही वाला था कि अनामिका ने एकदम से चाकू सीधा उसकी आंख में घुसा दिया। एक पल के लिए वहां सबकी सांसें अटक गई। ये नजारा बहुत ही भयानक था। अचानक वो आदमी के दिल दहला देने वाली चीख चारों तरफ गूंज उठी। अनामिका यहां ही नहीं रुकी, उसने झुककर बेदर्दी से उसके बाल पके और झटके से चाकू निकालकर उसकी दूसरे आंख में घुसा दिया। ये करते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके चेहरे पर खून की छींटे पड़ गए थे, जिससे वो और भयानक लग रही थी। वो दोनों आदमी डरकर कांप गए और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगे और भागने लगे। अनामिका ने अपना सर उस तरफ मोड़ा और अपने हाथ में पड़े चक्र को उनकी तरफ फेंका, जो सीधे उनके सर में जाकर घुस गया और ऑन द स्पॉट वो वहीं मर गए। एक एक करके अनामिका ने सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वो ऊपर से नीचे तक खून से रंगी हुई थे। कोई देख लेता तो वही बेहोश हो जाता। उसने सभी लाशों पर एक नजर डाली और वही रखा पेट्रोल उन सब पर डाल दिया। उसने एक गुंडे के पॉकेट से माचिस निकला और उन पर फेंक दिया और सर्द आवाज में कहा, स्वाहा। उद्धरण चिन्ह। अनामिका की आंखें हद से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। बिना किसी जल्दीबाजी के वो आराम से मुड़ी और आखिरी बार उन सभी को देख तिरछा मुस्कुरा दी और धीमे से कहा, सी यू सून इन हेल, कहकर अपने हाथ वेव किए और वहां से उस धुएं में गायब हो गई। वहां से निकलकर वो सीधा उसी रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचकर पहले अपने कपड़े बदले और फिर उन्हीं में से एक के फोन से उसने पुलिस को उन लोगों में बारे में अपनी आवाज चेंज करके कॉल किया था और पूरे गिरोह की इन्फॉर्मेशन दी और फोन में कुछ करके उसे डिसमेंटल कर दिया। फिर आराम से वो सीता जी के कमरे में आए और उनके पास लेट गई और बातें करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। फ्लैशबैक एंड। अनामिका ने हल्की सी स्मृति की और अपनी आंखें बंद कर ली। अनामिका इन मुंबई राजवंश परिवार। अब आगे अंडरस्को जीवंत हॉस्पिटल। सीता जी के वार्ड का दरवाजा खुला और अशोक जी अंदर आए। सीता, वो शुश शांत रहिए, धीरे बोलिए, लाडो सो रही है। उन्होंने अशोक जी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि कुछ देर पहले ही अनामिका सो चुकी थी। अशोक जी धीरे से सीता जी के पास आए और धीमे से कहा, जेट रेडी है, चलिए। सीता जी ने अनामिका की तरफ इशारा किया तो अशोक जी ने धीरे और आराम से अनामिका को अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए सीता जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चले भाग्यवान। उनकी बात पर सीता जी ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो अपनी कार से उतरे और जेट की तरफ चल दिए। ये उनका प्राइवेट जेट था, जिस पर राजवंश कॉर्पोरेशन का लोगो भी लगा था। अनामिका अशोक जी के गोद में आराम से सो रही थी। आफ्टर ऑल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली आज उसने, अब भाई आराम भी तो जरूरी है। सभी के बैठने के बाद जेट मुंबई की ओर रवाना हो गई और अनामिका अपनी नई जिंदगी की ओर। अशोक जी ने मुंबई में सबको इन्फॉर्म कर दिया था और ये भी बता दिया था कि वो अपनी प्रिंसेस के साथ आ रहे हैं, तो स्वागत की तैयारी करने। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के पोज इलाके में राजवंश मैंसन के अंदर आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। राजवंश मैंसन मुंबई के सबसे आलीशान मैंसन्स में से एक था। वही मैंसन के अंदर सभी लोग इधर से उधर दौड़ रहे थे। कोई फूलों की माला से चौखट को सजा रहा था तो वही कुछ नौकर रंगोली बना रहे थे। पूरा घर को बहुत सारे फूलों से सजाया हुआ था, जो सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये फूल यहाँ क्यों लगाए हैं? इसे दरवाजे पर लगना था। तुम लोग क्या कर रहे हो? हे भगवान, कितना कुछ समझना पड़ेगा मुझे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे।
ये आवाज थी कल्याणी राजवंश की। 65 साल के कल्याणी राजवंश जो आज इस उम्र में भी खुद को मेंटेन की हुई है। अरे कल्याणी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम सुबह से इधर से उधर भाग दौड़ कर रही हो, थोड़ा तो सांस ले लो। सोफे पर बैठे उनके पति दिग्विजय राजवंश ने उन्हें समझाते हुए कहा। अरे आप तो चुप ही रहिए और बस अखबार पढ़िए। ये सुनकर उनके पति और परिवार के मुखिया दिग्विजय राजवंश जी का तो मुंह बन गया। वो हमेशा अपनी पत्नी के सामने हार जाते थे, पर उनका प्यार भी उनके जैसा था, एवरग्रीन। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज। उन्होंने पलट कर देखा तो वहां उनका छोटा बेटा संजय राजवंश उनकी हालत पर हंस रहा था। दिग्विजय जी ने चिढ़कर कहा, चुप कर नालायक, अपने बाप पर हंस रहा है, जरा भी शर्म नहीं आती। संजय जी ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहा, मैं कहाँ हंस रहा था। तभी किचन से उनकी पत्नी नैना राजवंश ने आते हुए अपने पति यानी संजय जी से कहा, उद्धरण चिन्ह है आपको, जो मैंने काम दिया था वह हो गया। संजय जी अभी कुछ बोलते उससे पहले जी कल्याण जी ने उसकी बात काटते हुए नैना जी से पूछा, बेटा तूने सारी तैयारियां कर दिया है नाना, वह लोग किसी भी वक्त आते होंगे। नैना जी ने कहा, माँ आप टेंशन मत लो, सारी तैयारी हो चुकी है। तभी वहां से एक नौकर दौड़ता हुआ और कहा, वो लोग आ गए हैं। वही मेंशन के पीछे जेट लैंड हुआ और उसमें से अंडर्स को अनामिका सीता जी और अशोक जी का हाथ पकड़े इधर उधर देखते हुए नीचे उतारने लगी। सारे बॉडीगार्ड अनामिका के देखते रह गए, क्योंकि वो उस पिंक ड्रेस में लगी रही थे एकदम बुढ़िया जैसे। सब एक टक जैसे उसे देखने में खो गए। जैन अशोक जी ने देखा कि कैसे सभी उनकी प्यारी प्रिंसेस को घूर घूर कर देख रहे हैं, तो उसने अनामिका को झट से अपनी जोड़ में उठा लिया और घूर कर सबको देखने लगे, जिससे सभी बॉडीगार्ड ने डरकर अपने नजरें नीचे कर ले। अनामिका गौर से सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी और फेस के एक्सप्रेशन नॉर्मल रखे थे और देख रही थी यह मेंशन वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत फाउंटेन, गार्डन, सब कुछ सुकून देने वाला था। तभी सब परिवार के लोग दरवाजे के पास पहुंचे। सभी घर वाले भी बाहर आ चुके थे। कल्याण जी ने जैसे ही अपने बेट बहू को सलामत देखा, तब जाकर उन्हें शांति मिली। नहीं, उन्होंने झट से उन्हें गले लगा दिया। उनकी एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो उनके जान ही सूख गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें देखकर सीता जी ने कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखिए हम किसी अपने साथ लेकर आए हैं। कहकर उन्होंने अनामिका को बुलाया, लाडो इधर आए। तभी सभी का ध्यान उस नन्ही सी आकृति पर गया, जो अपनी मासूमियत भरी टिमटिमाती आंखों से सबको देख रहे थे। कल्याणी जी के आंखें जैसे चमक सी गई। उसने प्यार से पहले सबकी आरती उतारी और सभी को अंदर आने को कहा। वही अनामिका अशोक जी के पीछे से अपनी नन्ही आंखों से टुकुर टुकुर उन्हें ही देख रही थी। अशोक जी ने पहले के घर पर सबको अनामिका के एडॉप्शन के बारे में बता दिया था कि कैसे उसने उसकी जान बच्चे, कैसे उस बच्ची की मासूमियत उनके दिल में उतर गई और उन्होंने और सीता जी ने अनामिका को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। तब से सभी उस बच्ची से मिलने के लिए आतुर थे कि किसबे उनके खदुश बेटे के दिल में इतनी जल्दी जगह बना ली। पर अब अनामिका को अपने सामने देखकर सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया और सभी उसे प्यार से निहारने लगे। दिग्विजय जी और कल्याणी जी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उन्हें भी एक प्यारी पोती की चाह थी जो अजब पूरी हो गई। उन्होंने अनामिका को देखकर है उसे अपनी पोती मान लिया। वही कोई और भी था आहा, जिसकी आंखों में अनामिका को देखकर चमक आ गई थी। अचानक से अनामिका के ही एज का लड़का उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और गौर से अनामिका को देखकर कहा, तुम तो बिल्कुल लिटिल फेरी जैसी लगते हो। सभी उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। वो लड़का संजय राजवंश और नैना राजवंश का इकलौता बेटा आरव राजवंश, सबसे छोटा और सबसे शरारती। अनामिका भी गौर से उसे देख रहे थी। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है, तो उसने सीता जी के तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रहे हो कौन है ये। सीता जी ने प्यार से कहा, ये तुम्हारा भाई है। जिसपे सीता जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये अपनी लिटिल सिस्टर है, अब आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। आरव तो ये सुनकर ही खुश हो गया कि ये फेरी जैसे देखने वाली लड़की उसकी बहन है। वो खुशी से अनमकिया से बंदर के तरफ चिपक गया। सभी ये देखकर हंसने लगे और सभी लिविंग अनामिका सामने बैठे थे और सब उसे गौर से देख रहे थे। उसकी आंखों में दुनिया भर से मासूमियत लिए अनामिका उन सबको देख रहे थे। तभी सीता जी ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। कल्याणी जी उसे अपने पास बुलाए और प्यार से उसका चेहरा थमते हुए कहा, ये तो बिल्कुल लक्ष्मिका का ही रूप लगती है। कहकर उन्होंने अपने आंखों से काजल का टीका अनामिका के कान के पीछे लगा दिया। फिर एक एक करके सब अनामिका से घुल मिल गए। वही आरव तो पूरा टाइम अनामिका के पीछे पीछे रहा। वो तो अपनी लिटिल फेरी को छोड़ ही नहीं रहा था। वो अभी से ही उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था। अनामिका जो अपनी दादी माँ के गोद में बैठी थी, सभी को निहार रहे थे। किसी के आंखों में उसे अपने लिए नफरत दिखाई नहीं दे, सभी उसे प्यार से देख रहे थे।
क्या परिवार सच में ऐसे होते हैं जो पराये होकर भी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और एक वो है जिन्होंने मुझे जन्म देकर अनाथ बना दिया। इतना सोच ही उसके चेहरे पर करवाहट भरी मुस्कान आ गई। 3 जेलस एंड प्रोटेक्टिव आरव कियारा के नकली आंसू। ए फ्लैट आगे, मुंबई, रजनाश मैंशन। कल्याणी जी, सीता जी और नैना जी तीनों अनामिका को घेर कर बैठे थे और उसे दुलारने में बिजी थे। और दूसरे सोफे पर दादाजी, संजय जी और सबसे ज्यादा तो अशोक जी और हमारा छोटा आरव के चेहरे देखने लायक थे। सभी जलन भरी नजरों से सभी लेडीज को देख रहे थे। अरे भाई, उन्हें भी अनामिका से बातें करने थे, पर ये लोग उसे एक सेकंड के लिए छोड़े तब ना। आखिर में तंग आकर अशोक जी लगभग चिढ़ते हुए सोफे से उठे और अनामिका के पास जाकर उसे अपने गोद में एक कंगारू के बच्चे के तरफ खुद से चिपका लिया और सबको घूरते हुए कहा, बस भी करो, आप लोग, प्रिंसेस को भूख भी लगी होगी है। देखो भूख से कितना मुरझा गया है इसका चेहरा। पहले तो उनके अचानक ऐसे अनामिका को गोद में उठाने से सभी लेडीज उन्हें खा जाने वाले नजरों से देखने लगी, लेकिन जब उनके बात सुनी उद्धरण चिन्ह तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अनामिका को तो सच में भूख लगी होगी और वो लोग अपनी प्रिंसेस से बाटर करने में बसी थी। कल्याणी जी तुरंत उठी और अनामिका को उनकी गोद से लेकर उसका हाथ पाकर कर डाइनिंग टेबल के तरफ ले जाते हुए बोली, चलो अनु, आज मैं अपनी राजकुमारी को अपने हाथों से खाना खिलूंगी। अनामिका को बहुत हंसी आ रही थी सबके चेहरे देखकर। वो भी चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ अपनी दादी माँ के साथ बैठ गई। इधर अशोक जी अवाक होकर अपने खाली हटों को देखते रह गए जहां अभी अभी उनकी प्रिंसेस थी। वो भी मुंह बनाते हुए अपनी माँ के पीछे चल दिए। इधर डाइनिंग हॉल में दादी माँ ने अनामिका को अपने बगल वाली सीट पर बैठाया तो आरव तुरंत अनामिका के दूसरे वाली सीट पर जा बैठा और इतराते हुए अपने दादाजी को देखने लगा, क्योंकि वो चुपके से वही बैठने के फिराक में थे। दादाजी आरव को देखकर चिढ़ गए। मन मारकर सभी अपने अपने सीट पर बैठ गए। अनामिका ने डाइनिंग टेबल पर अपनी नजर दौड़ाई। वहां एक से एक खाने की वैरायटी थी जिसे उसने देखे भी नहीं। वो अपनी चमकती आंखों से सब चीजें देख रही थी। वहां बैठे सभी लोग प्यार बाहरी नजरों से उसे ही निहार रहे थे। वो लग ही इतनी प्यारी रही थी, बिल्कुल छोटी खरगोश की तरह। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और एक पनीर के पीस उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस अनामिका एकटक उन्हें देखते रह गई। फिर उसने वो पीस अपने खा लिया। ये बहुत टेस्टी है दादी माँ। उसने एक पीस उठाकर दादी माँ के तरफ बढ़ा दिया तो दादी माँ ने मुस्कुराते हुए प्यार से वो पीस खा लिया और सबकी तरफ सिर उठाकर देखने लगी, जैसे कहने चाह रही हो, देखो मेरी प्रिंसेस ने मुझे सबसे पहले खिलाया है। उनके पास बैठे दिग्विजय जी चील गए और उन्होंने ने प्लेट से एक पीस अनामिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, प्रिंसेस ये लीजिए और बताइए कैसे लगा। अनामिका ने वो निवाला भी खा लिया और कहा, उद्धरण चिन्ह बहुत टेस्टी है दादू। फिर उसने भी एक निवाला की तरफ बढ़ा दिए। दिग्विजय जी थोड़े भी भूख हो गए और वो निवाला खा लिया। अशोक जी जलान से उन लोगों को देख रहे थे। आरव कहा पीछे रहने वाला था, उसने कहा, लिटिल फेरी मुझे भी खिलाओ ना, कह पर बारा सा मुंह अनामिका की तरफ कर दिया तो अनामिका ने भी मुस्कुराते हुए उसे वो निवाला खिला दिया। अब अनामिका अपनी सीट से उठी और सबसे पहले अशोक जी के पास गए और प्यार से अपने हाथ का निवाला प्यार से अशोक जी के तरफ करते हुए कहा, डैड ये लीजिए। अशोक जी बहुत खुश हो गए कि उनकी बेटी उन्हें भूली नहीं। उन्होंने ने भी खुशी खुशी उसे निवाला खिलाया। उनसे बाद सीता जी ने प्यार से बेसन का हलवा उसे खिलते हुए कहा, लाडू ये खाइए, आपकी फेवरेट, और बताइए कैसे लगी। अनामिका को बेसन का हलवा बहुत पसंद था। जो पता नहीं लास्ट कब उसने खाया था, वो अभी उन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी। उसके कहा, बहुत टेस्टी है माँ। फिर ऐसे ही संजय और नैना जी को भी खिलाया। सब बस प्यार से अनामिका को देख रहे थे। उनके घर में सभी लड़के ही थे, लेकिन आज अनामिका के कारण उन्हें एक प्यारी पोती, बेटी, बहन सब मिल गए। वो लोग अनामिका को पाकर बहुत खुश थी। ऐसे ही कहने के बाद सभी ने अनामिका को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। कल्याणी जी और दिग्विजय जी ने स्पेशल उसके लिए पूरा 3rd फ्लोर खाली करवा दिया था जो पूरा अनामिका का था। सीता जी ने अशोक जी से कहा, ये तीनों नालायक कहाँ है, उन्हें पता है ना आज उनकी बहन आने वाली है। तो संजय जी ने कहा, भाभी अद्वैत तो बिजनेस के लिए बाहर गया है, ईशान तो अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए गया हुआ है। तब नैना जी ने कहा, और वीर कॉलेज ट्रिप पर। तभी दादाजी ने कहा, अशोक ने उसे अभी आपकी कंडीशन के बारे में बताने के लिए मना किया था। सीता जी ने कहा, हम डैड ये तो ठीक किया आपने। वही आरव आराम से अनामिका के बगल में बैठकर उसके साथ बहुत सारे पिक ले रहा था और उसे बहुत सारे बातें बता रहा था। अनामिका भी बहुत गौर से सारे बातें सुन रही थी। जब आरव ने देखा कि उसकी छोटी बहन कैसे उसकी सारी बातें कितने ध्यान से सुन रहे, तो वो बहुत खुश हो गया।
तुम्हें पता है लिटिल सिस मैन उन लोगों को तब अच्छा सबक सिखाया, फिर उन लोगों को पता चला कि आरव राजवंश क्या चीज है। लिटिल फेरी तुम सुन रही हो ना? उसने 2 बार आवाज लगाया, तब जाकर सबका ध्यान अनामिका पर गया, जो आराम से आरव और सबकी बातें सुनते सुनते ही सोफे पर सो गई। सोते हुए ये कितने प्यारी लगते हैं, मेरी बहन सच में बहुत खूबसूरत है, मुझे इसे सबसे छुपा के रखना होगा। आरव ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, वो अपनी लिटिल सीस को प्रोटेक्ट करेगा। दादी ने कहा, हाय मेरी बच्चे, किसी की ये नजर ना लगे, कितने प्यारी पोती है मेरी। उन्होंने अपनी आंख से काजल निकलकर अनामिका के कान के पीछे लगा लिया और उसके सिर को चूम लिया। अशोक जी और सीता जी प्यार से अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसके घर में आने से एक अलग ही रौनक आ गए थे। शोर मत करो, वो उठ जाएगी, दादाजी ने प्यार से अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आरव ने कुछ सोचा और अपने फोन से अनामिका की प्यारी सी तस्वीर क्लिक के अनामिका आवाज सुनकर हल्का सा काशमसाए, जिससे सभी अलर्ट हो गए कि कहीं अनामिका जाग ना जाए। सीता जी तुरंत उसके पास आए और प्यार से उनके सिर को सहलाया, जिससे अनामिका गहरी नींद में चली गई। अशोक ने अनामिका को सॉफ्टली और केयरफुली अपनी गोद में उठाया और 3rd फ्लोर पर लेकर चले गए। इधर उसने जाने के बाद आरव ने तुरंत फोन निकाला और अनामिका के सोते हुए और अपने साथ भी क्यूट पिक एक ग्रुप में सेंड कर दिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी और कैप्शन में लिख दिया, माई लिटिल फेरी सीस विथ मी, और फोन बंद करके मुस्कुराने लगा। उधर अशोक ने 3rd फ्लोर पर पहुंचकर अनु का रूम ओपन किया, जो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरफ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज फेरी लाइट से डेकोरेटेड था, बिल्कुल एक फेरी वर्ल्ड की तरह। अशोक जी और सीता जी ये देख चौंके, क्योंकि सच में ये बिल्कुल फेरी वर्ल्ड की तरह लग रहा था। अशोक जी आराम से अनामिका को बेड के पास ले आए और सीता जी ने वही लगे व्हाइट कर्टन्स जो बेड के चारों तरफ लगे थे उसे साइड किया, और अशोक जी ने आराम से अनामिका को बेड पर लिटा दिया और झुककर उसके माथे में प्यार से चूम लिया। सीता ने अनामिका के चारों तरफ लाइट्स हल्की डिम कर दी, जिससे अनामिका आराम से सो सके, और उन्होंने भी उसके माथे पर किस करके कहा, गुड नाइट लडो, और दोनों वहां से बाहर चले गए। वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन राजस्थान, उस लड़की की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हमारी बच्ची को उसने खाई में धक्का दे ही दिया था और अब पता नहीं कहाँ भाग गई है। ये आवाज राधिका जी के थी, जिन्हें अपनी बेटी के घूम होने से ज्यादा कियारा के न के बार बार चोट से मतलब था। वो अपने सामने अपने पति राजेंद्र राठौर से कह रही थी। हॉल में बैठे सभी लोगों को अनामिका से नफरत कर रहे थे, पर दूसरे तरफ राजेंद्र जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जैसे उनकी सबसे कीमती चीज खो गई हो। वो कुछ बोल नहीं रही थे, फिर भी उनकी दिल में कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा था। वही राघव, जो पता नहीं गुस्सा भी था और थोड़े बेचैन भी। वही कियारा ने जब देखा कि उसके डैड कुछ नहीं बोल रहे, तो वो उसे अनामिका से नफरत होने लगी। उसने मन में कहा, काश तुम कभी वापस ना आओ और वहीं मर जाओ। उसने अपना रोना शुरू कर दिया और राजेंद्र जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, इन सूरी डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश अनामिका के धक्का देने पर काश मैं मर जाती तो अच्छा होता। डैड मुझे माफ कर दीजिए। कहते कहते वो बेहोश होने का नाटक करने लगी, जिसे राजेंद्र जी, जो कियारा से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अब अनामिका से फिर से नफरत सी होने लगी। कामिनी की नफरत, अनामिका के तीनों भाई। अब आगे राठौड़ हवेली, सब परिवार के लोग कियारा के रूम में थे। राजेंद्र और राधिका दोनों कियारा के पास बैठे थे। राधिका के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का, देखिए कैसे बेजान सी पड़ी है, राधिका ने राजेंद्र से रोते हुए कहा। तभी एक आवाज आई, सबने दरवाजे के तरफ देख, जहां 2 लोग मौजूद थे। बस कीजिए दीदी, शांत हो जाए, आप ऐसे रोएंगे तो हमारी राजकुमारी को कौन संभालेगा। कामिनी राठौर, जो अभी अभी रूम में आई थी, उसने आते ही कहा। कामिनी राठौर राजेंद्र के छोटे भाई रंजीत राठौर की पत्नी, बिल्कुल अपने नाम से मेल खाती हुई शख्सियत है इनकी, लेकिन ये कियारा से बेहद प्यार करती है और अनामिका इन्हें फूटी आंख नहीं भाती है। उसने कियारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, ये सब उस मनहूस और घटिया लड़की के कारण हुआ है। जब से इस घर में आई है, हमेशा हमारी फूल सी बच्ची को तंग करते आई हैं। अब तो हद कर दे उसने। इतनी नफरत के कियारा को मारने के लिए उसे खाई में धक्का तक दे दिया और खुद भाग गए। उसकी आंखों में साफ घिन और नफरत अनामिका के लिए दिखाई दे रहे थे, जबकि राजेंद्र को भी ये बात सही लगी। जो एक कसक थी उनके दिल में, वो भी खत्म हो गई। आखिरकार कियारा उनकी जान थी, सो कॉल्ड मासूम आदर्शवादी बेटी, जिसके लिए उनका अपना खून तक मायने नहीं रखता। वही कियारा जो बस नाटक कर रही थी बेहोश होने का। उसने मन ही मन कहा, देखो अनामिका, मैंने कहा था ना, ये सब मेरा है, मैं तुम्हें अपना एक तिनका तक लेने नहीं दूंगी।
देखो सभी तुमसे नफरत करते हैं, कैसा लग रहा है। ऊपर से ये सब देखकर और मन ही मन हंस दी। राधिका जी ने गुस्से से कहा, पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो भगवान ने मुझे ऐसे औलाद दे। अच्छा होता वो मर जाती। उन्हें खुद पता नहीं था कि उन्होंने अपनी अंधी नफरत में कितनी बड़ी बात कह दी। माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद के लिए किसी से भी लड़ जाए। कहते हैं माँ से बारा कोई नहीं होता। लेकिन राधिका के कहे यही शब्द उन्हें एक दिन पछताने पर मजबूर कर देंगे। खैर, वही दरवाजे पर खड़े अनामिका के दादा विशंभर राठौड़ और उनकी पत्नी रागिनी राठौड़, जो अभी अभी अस्पताल से वापस आए थे क्योंकि विशंभर जी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक यही तो जिन्हें जो इस घर में अनामिका को सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन अपने बेवकूफ परिवार को देखकर उनका दिल जल रहा था। कैसा परिवार है ये, जिसे एक बच्चा है जो इनका अपना खून है उससे नफरत करता है, और एक बाहर के लड़की के लिए जो निहायती घटिया और चालबाज है उस पर जन चिरकता है। विशंभर जी के दिल में एक तेज दर्द उठा अपनी प्यारी पोती के बारे में सोचकर। ये सभी अकल के अंधे हैं जिन्हें अपने और पराये में अंतर नहीं समझ आता है। बस मेरी बच्ची जहां हो सही सलामत हो, ये लोग अब लायक नहीं है मेरी बच्ची के, कहकर रागिनी जी अपने पति को लेकर रूम में चली गई। अब उनसे इन लोगों का घटिया नाटक नहीं देखा जाएगा। अंडिस्को, सुबह का वक्त, मुंबई, राजवंश पैलेस। सुबह के किरण हर तरफ एक नया उजाला, एक नई उम्मीद और खुशियां लेकर आए। आज के सुबह में कुछ अलग और खुशनुमा है। वही महल में अंदर अनामिका के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और 3 लोग धीरे धीरे अनामिका के पास आकर उसे देखने लगी। सामने अनामिका किसी खरगोश के बच्चे की तरफ आराम से सोए हुई थी। उसके रेशमी लंबे बाल बेतरकीबी से फैले थे, उसका चेहरे बिल्कुल नाजुक गुलाब की तरफ लग रहा था। सच में दिल वो इस मेसी लुक में भी इतनी प्यारी लग रही थी कि देखने वाला अपनी नजर हटाना ही ये भूल जाए। ऊपर से उसका प्रिंसेस बेड ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई परी आसमान से उतरकर आराम फरमा रही हो। वही उन 3 लोगों में 2 लोग तो आंखें बड़ी बड़ी किए सामने उस प्रिंसेस को देख रहे थे, और एक जो बिल्कुल शांत था वो भी एक पल के लिए अनामिका को देखता गया। उनकी आंखों में एडमरेशन और प्यार दोनों था। वे उसे घेर कर खड़े उसे निहार रहे थे। सच में हमारी न्यू बहन कितने प्यारी है, बिल्कुल एंगल जैसी। उनमें से सबसे छोटे ने कहा। वो तीनों और कोई नहीं, सीता और अशोक जी के तीनों बेटे थे जो सुबह ही यहाँ आ गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण था आरव के द्वारा भेजा गया फोटो, जिसमें उसने अनामिका के साथ बहुत सारी तस्वीर लेकर उन्हें भेजा था, और उसमें अनामिका की आधी या ब्लर तस्वीर ही थी। अल्पविराम में अनामिका का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था। आरव ने जानबूझकर अपने तीनों भाई को जलाने के लिए ऐसे फोटो ले लिए, जिसे देखकर तीनों को सच में बहुत जलन हुई। वो भी अपनी राजकुमारी अपनी नई छोटी बहन से मिलना चाहते थे, और ये उनका छोटा नालायक और शैतान भाई उन्हें पिक भेजकर जला रहा है और एंजॉय कर रहा है। ये उनके बर्दाश्त के बाहर था। उन्हें भी अपनी छोटी प्यारी बहन से मिलने का बहुत में था। जब से उनके दादाजी ने उन्हें बताया है कि उनकी छोटी बहन आने वाली है, सभी बहुत खुश थे। तो सब काम छोड़कर वो आज ही आ गए और सीधे अनामिका के कमरे में पहुंच गए। अक्षत राजवंश अशोक जी और सीता जी के सबसे बड़े बेटे, उम्र 20, एरोगेंट, स्मार्ट, हैंडसम और थोर मिस्टीरियस भी। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने बिजनेस की बागडोर संभाल ली थी। ये ज्यादा बात नहीं करते थे कि साइज लड़कियों से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। ईशान राजवंश, ये दूसरे बेटे, उम्र 18, ये भी अपने बड़े भाई की तरह ही एरोगेंट नेचर के है और इंट्रोवर्ट भी। अभी कॉलेज में है, फुटबॉल चैंपियन, पूरे कॉलेज की लड़कियां दीवानी है इनकी, पर ये भाई साहब मजाल है जो किसी को भाव तक दे। वेद राजवंश, उम्र 15, ये अपने दोनों भाई से बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है। चॉकलेट बॉय लड़का, एकदम मस्त मौला, शरारती। ये और आरव दोनों एक जैसे ही थे, अभी से ही लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर। और ये तीनों अभी अपनी बहन यानी अनामिका से मिलने जल्दी जल्दी आ गए थे, कहीं आरव उनके एब्सेंस में उनकी बहन को कुछ उल्टा पुल्टा न पड़ा दे। और रहे ये भी डर था कि क्या अनामिका उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इसलिए सबसे पहले तीनों रूम में ही आ गए। तभी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई। अंडिस्को, किसकी थी ये आवाज? क्या कियारा का असली चेहरे कोई जान पाएगा? 4, मिस्टीरियस अनामिका। अब आगे आरव, जो अभी अभी अनामिका के रूम में आया था, 3 लोगों को अपनी लिटिल सिस के बेड के पास खड़े देखकर जोर से चिल्लाया, कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंच दे। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वेद भी जोर से चिल्लाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अपने बेवकूफ भाइयों को देखकर ईशान ने सर हिला दिया और उन्हें चुप रहने का इशारा किया कि कहीं उनकी आवाज सुनकर अनामिका उठ ना जाए।
अक्षत ने धीरे से अनामिका के सर पर हाथ फेरा और अपना लाया हुआ तोहफा उसके सिरहाने आराम से रख दिया। जो इंसान हमेशा सबके सामने कोल्ड बिहेवियर करता था, उसका इतना सॉफ्ट बिहेवियर देखकर कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। तीनों अवाक होकर अक्षत को देख रहे थे। उनके लिए ये सीन किसी अजूबे से कम नहीं था। अक्षत ने आखिरी बार अपनी सॉफ्ट नजरों से अनामिका को देखा और वापस से अपने इमोशन लेस अवतार में आकर आरव और वेद को घूर कर देखा, जिससे दोनों सकपका गए। आरव ने उन्हें बाहर चलने का इशारा किया। ईशान ने भी अपना गिफ्ट अनामिका के पास रखकर उसके सिर पर हाथ फेरकर रूम से बाहर निकल गया। बाहर हॉल में अब तक सभी परिवार के लोग आ चुके थे। तभी सीढ़ियों से अक्षत, ईशान, वेद और आरव नीचे आ रहे थे। वेद और आरव तो अपने ही धुन में लड़ते हुए आ रहे थे। वहीं अपने सभी बच्चों को देखकर सीता जी बहुत खुश हो गई। सभी उनके पास गए और झुककर पहले उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनके गले लग गए। सीता जी थोड़ी भावुक हो गई थी इतने दिनों बाद सबको साथ देखकर, क्योंकि अक्षत तो राजवंश कॉर्पोरेशन का एक ब्रांच जो असम में है, वहीं से संभाल रहा था। ईशान अपने फुटबॉल के टूर्नामेंट के लिए बाहर गया हुआ था और वेद अपना कॉलेज ट्रिप पर गया। कुल मिलाकर कोई घर पर ज्यादा रहते नहीं थे। माँ स्टॉप क्राइंग, आप जानती है ना, मुझे आपके आंखों में ये आंसू पसंद नहीं, अक्षत ने सर्द आवाज में कहा। लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ देखी जा सकती थी। सभी उनकी बातों पर मुस्कुरा दिए। माँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके खूबसूरत से चेहरे पर डार्क सर्कल आ जाएंगे, वेद ने मास्क मारते हुए कहा। चुप कर शैतान, और ये बताओ कि तुम तीनों ऊपर कहाँ से आ रहे हो, सीता जी ने पूछा। आरव ने बीच में आते हुए कहा, बड़ी माँ, ये तीनों लिटिल सीस के रूम में थे। अशोक जी ने पूछा, क्या प्रिंसेस उठ गए हैं? नहीं, प्रिंसेस अभी सोए हुए हैं, अक्षत ने शांत आवाज में कहा। सीता ने कहा, ऑल राइट, जाओ तुम सभी फ्रेश हो जाओ, फिर जब लाडो उठ जाएगी तो मिल लेना। उसकी बात सुन सभी ने सर हिला दिया और सभी से मिलकर वो सभी अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। अनामिका के रूम में अनामिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बहुत दिनों बाद उसे इतनी सुकून की नींद आई थी। कुछ देर बेड पर रहने के बाद अब जाकर उसने पूरे रूम को देखा तो चौंक गई, क्योंकि ये बिल्कुल किसी फेरी टेल के तरह सजाया हुआ था। फिर उसने जल्दी अपने एक्सप्रेशन तुरंत नॉर्मल कर लिए। जब वो राठौर मेंशन में रहती थी तो उन लोगों ने कियारा के लिए भी प्रिंसेस जैसे रूम तैयार करवाया था और वो एक सिंपल से रूम में रहती थी, लेकिन ये रूम कियारा वाले रूम से भी लाख गुना सुंदर था। वो आराम से उठी, पूरे रूम को देखने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो जब बाहर आए, नहाने के बाद उसका चेहरा हल्का रेड हो गया था। वो वैसी ही टॉवल लपेटे हुए क्लोजेट ढूंढने लगी। वह लेफ्ट साइड एक ब्यूटीफुल दरवाजा था, शायद क्लोजेट वही हो, सोचकर वो उस तरफ गए और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर तो एक पल के लिए वो चौंक गई। उसकी आंखें थोड़ी बड़े बड़े हो गई, क्योंकि पूरा क्लोजेट ब्रांडेड कपड़ों से भरा हुआ था, जैसे वो किसी शोरूम में आ गए हो। ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, ड्रेसेस, पार्टी वेयर, कैजुअल, उसके एक्सेसरीज सब कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास से क्लियर नजर आ रहे थे। उसके माँ बाप कुछ ज्यादा ही अमीर नहीं है, ये सब कुछ ज्यादा नहीं है। उसने अशोक जी का बिहेवियर और सबका बिहेवियर याद आ गया कि कैसे वो लोग जल रहे थे एक दूसरे से। इतना सोचकर उसने सिर हिला दिया। नीचे लिविंग हॉल में सभी बेसब्री से अनामिका का वेट कर रहे थे। तभी सीता जी ने उस सीढ़ियों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लाडो। सभी की नजर ऊपर की तरफ चली गई। अनामिका, जिसने ब्लैक टॉप विथ शॉर्ट स्लीव्स और व्हाइट नी लेंथ फ्लोरल स्कर्ट जिस पर फ्लावर्स प्रिंटेड थे और व्हाइट शूज पहना था, उसके बाल जो खुले थे और कमर तक लहरा रहे थे, इस लुक में सच में वो प्रिंसेस लग रही थे जो वो थी भी। ऊपर से उसके खूबसूरती को एनहांस करने के लिए उसकी नीली आंखें जैसे सोने पर सुहागा। नीचे बैठे सभी लोग उसे देखकर बस उसमें खो गए थे। अनामिका ने जब नीचे बैठे सभी को उसे घुरते हुए देखा तो उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कुछ गड़बड़ है, क्या उसने सही ड्रेस नहीं पहनी है। उसे तीन नए चेहरे देखे, तभी सबको दादाजी के कड़क आवाज आए, अब क्या तुम लोग हमरे बच्ची को नजर लगना चाहते हो जो उसे घूरे जा रहे हो। सभी ने झट से अपने नजर इधर उधर कर ले। तब तक अनामिका नीचे आ गई और सबको देखते हुए अपनी शांत और प्यारी आवाज के कहा, गुड मॉर्निंग दादू दादी माँ, दाद चाहू चाही भाई। सभी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आरव तो तुरंत अनामिका के पास आया और उसके गाल पिंच करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल सीस। तभी उसे खुद पर बहुत सी जलती नजरें महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो 5 लोग गुस्से और जलन से उसे देख रहे थे। फ्ले तो तीनों भाई, दूसरा अशोक जी और लास्ट दादाजी। आरव थोड़ा सकपका सा गया। अभी तक वो लोग मिल भी नहीं अनामिका से और ये छोटा पैकेट उन्हें जलाने की कोशिश कर रहा अपनी हरकतों से।
तभी सीता जी अनामिका के पास आए और अपनी आंखों से काजल निकलकर अनामिका को लगा दिया और प्यार से कहा, मेरी बच्ची बहुत सुंदर लग रही है, कहीं किसी के नजर ना लग जाए। अनामिका उनके बात सुन स्पीचलेस हो गई, बस हल्का मुस्कुरा दी। सीता जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाइयों से मिलवाती हूँ। कहकर उन्होंने अंडस को अक्षत, ईशान और वेद को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, लाडो ये तुम्हारे भाई हैं और तुम तीनों ये है तुम्हारी छोटी बहन, जिसका तुम्हें बहुत आचे से ध्यान रखना है। अनामिका भी शांति से सबको देख रहे थे। बड़ा भाई अंडस को ये शब्द सुनकर उसके जहन में अचानक एक इंसान का चेहरा घूम गया, उसकी मुट्ठियां कस गई, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए और अपने सामने अक्षत को देखा, जो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, प्रिंसेस मैं आपका बड़ा भाई हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हो या आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे बेझिझक कह सकते हो, हम हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तभी ईशान ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, डोल आज से आप हमारी बहन है, हमारी छोटी प्रिंसेस, सिचुएशन कैसे भी हो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। वेद तुरंत आगे आया और कहा, प्रिंसेस मैं इन सब में से सबसे स्ट्रांग हूँ, कहकर उसने गर्व से अपना सीन चौड़ा किया और कहा, अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। आरव ने कहा, चुप कर, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ, लिटिल सीस को मैं सबसे ज्यादा प्यार और प्रोटेक्ट करूंगी। अब ये दोनों मिलकर अपने में लग गए। अनामिका सभी का प्यार देख के मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। शायद भगवान ने उस पर तरस खाकर इतना प्यार करने वाला परिवार दिया जो उस पर जान छिड़कता है। उसने एक वादा किया कि वो हमेशा इस फैमिली जिसने उसे अपनाया, इतना प्यार और इज्जत दिया जो उसके अपने उसे नहीं दे सके, इस फैमिली को वो हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ये सोचते हुए उसके आंखों में अलग ही डिटर्मिनेशन थी। उसने अक्षत को देखा और शांत आवाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई। उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव थे जिन्हें पढ़ना लगभग नामुमकिन था। उसे आज अपनेपन और प्यार क्या होता है बखूबी समझ आ रही थी। अक्षत, ईशान, अरब और वेद सभी उसे घेर कर खड़े थे। तभी दादी जी ने कहा, चलो अब सभी खाना खा लो। अक्षत ने तो एक तरफ अनामिका का हाथ पकड़ा और दूसरे तरफ ईशान ने, उनके पीछे आरव और वेद थे। सभी डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। अक्षत ने आराम से अनामिका को बैठाया और खुद उसके साइड बैठ गया। ईशान दूसरी तरफ, जिसे देखकर वेद का मुंह बन गया। अक्षत ने अपने प्लेट का पहला निवाला अनामिका को खिलाया, फिर सभी भाई ने भी उसे खिलाया। सच में ये सीन बहुत प्यार भरा था। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर लौट गए। सीता जी ने अनामिका को आराम करने को कहा। अनामिका भी सीधे अपने रूम में आई और अपनी ब्रांड न्यू लैपटॉप ऑन करके बैठ गई, जो उसे अशोक जी ने दिया था। उनकी पतली उंगलियां लैपटॉप पर नाच रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लगभग 1 घंटे बाद उसके हाथ रुके और चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान तैर गई। वो एक तक लैपटॉप को देख रही थी जिस पर कुछ कोस दिख रहे था। वो आराम से उठी और बालकनी में चली गई और सामने घने अंधेरे को देखते हुए मिस्टीरियस वे में कहा, कभी कभी बर्बादी अपना रास्ता खुद चुनती है। फिर थोड़ा रुककर सर्द आवाज में कहा, दिस टाइम द गेम विल बी माइन, द रूल्स विल बी माइन। ये कह के वो अजीब तरीके से हंसने लगी और एक डरवानी धुन गुनगुनाने लगी, जिससे सामने बैठे पक्षी भी डरकर शोर करने लगे। 5000 करोड़ का नुकसान, बेहद नफरत। अब आगे राजस्थान, राठौर मैंशन। सुबह का वक्त। आज की सुबह किसी के लिए खुशी तो किसी के लिए मुसीबत लेकर आई थी। राठौर मैंशन में रागिनी जी और विशंभर जी को छोड़कर सभी लिविंग हॉल में मौजूद थे। पूरे लिविंग हॉल में तनाव का माहौल था। राजेंद्र जी गुस्से से कांप रहे थे। वो गुस्से से अपने फोन पर चिल्ला रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता, वो प्रोजेक्ट के डाटा ऐसे कैसे लीक हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते वो प्रोजेक्ट अब तक की सबसे बड़ी डील में से एक थी हमारे लिए। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे कंपनी को? कितने लोन्स ऑलरेडी ले रखे हैं मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए? आखिर ऐसा क्या हो गया जो रातों रात सारा डाटा क्रैश हो गया? वो लगभग गस से पागल हो गए थे। रंजीत ने कहा, भैया क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? रंजीत, जो अभी अभी आया था, उसने कंफ्यूजन से कहा। क्योंकि बात ही ऐसे है रंजीत, हमरे न्यू सिटी बाला प्रोजेक्ट जो हमें मिला था, जिसके लिए मैंने कितने सारे लोन ले रखे थे, किसी ने रातों रात उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्फिडेंशियल डाटा थी उसे लीक कर दिया है, पूरे सिस्टम को हैक करके। और हमारे अपकमिंग जितने प्रोजेक्ट लाइनअप थे, सभी का डाटा दूसरी कंपनी के पास चला गया था। 5000 करोड़ का नुकसान हो गया है हमें। वो बोलते बोलते गहरी गहरी सांस लेने लगे। उनकी छाती दर्द करने लगी थी। आखिर कौन उनका इतना बड़ा दुश्मन है?
जो उन्हें लगभग बर्बाद ही करना कहता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ न कुछ करना होगा। इन्वेस्टर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं। उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। ये प्रोजेक्ट उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाला था। जिस उन्हें प्रॉफिट तो होता प्लस उनकी कंपनी टॉप 5 में आ जाती। क्या ये कैसे हो सकता है? ये जरूर हमारे किसी राइवल का काम है भैया, रंजीत ने परेशान होते हुए कहा। आखिरकार 5000 सीआर का नुकसान कोई छोटी रकम नहीं थी। राधिका जी, जो वही राजेंद्र जी को संभाल रही थी, परेशान होते हुए कहा, इतना बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? ये सब क्या हो रहा है हमरे परिवार के साथ? एक के बाद एक परेशानियां आते ही जा रही है। कामिनी ने गुस्से से कहा, ये सब उस लड़की के कारण हो रहा है। पता नहीं कौन से मनहूसियत फैला दी है उसने, वो नहीं भी है यहाँ, फिर भी मुसीबत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं इस औरत को एक अलग ही चीड़ थी अनामिका से। उसकी बात सुनकर राजेंद्र ने कुछ नहीं कहा। अभी उसके सामने ऑलरेडी एक बड़ी मुसीबत थी, लेकिन राधिका जी के मन में अजीब सी उलझन और चेहरे पर कुछ भाव उमड़ आए, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। राघव कहाँ है? राजेंद्र जी ने कामिनी की बातों को इग्नोर करते हुए राधिका से पूछा। वो तो सुबह ही कंपनी गया हुआ चीजें हैंडल करने, रंजीत जी ने बीच में कहा, क्योंकि अभी ही उन्हें उनके एम्प्लॉय ने कॉल पे बताया था। ऊपर से कियारा सब देख रहे थे और सुन रहे थी। उसे भी झटका लगा। 5000 सीआर का नुकसान, उसने हैरान होते हुए कहा। उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसी उसकी ही प्रॉपर्टी लुट गई हो। वेल, था भी ऐसा ही उसे लगता था। वो राठौर परिवार की इकलौती बेटी है, क्योंकि अनामिका तो मर चुकी है। उसके हिसाब से तो सब कुछ उसका ही होना है इन फ्यूचर, इसलिए उसे भी चिंता हो रही थी। वो जल्दी से अच्छी बेटी बनते हुए राजेंद्र के पास आए और उन्हें एक गिलास पानी देते हुए अपनी आवाज में मिश्री घोलते हुए चिंता और परेशानी से कहा, डैड चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेस लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी डैड, कहकर अपनी आदत के अनुसार आंसू बहाने लगी। उसकी बात सुन राजेंद्र जी के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट है। उन्होंने प्यार से अपनी प्यारी बेटी के सर पर हाथ फेरा, जो उसकी चिंता कर रही थी। उसके आंसू देखकर उनके दिल में दर्द हुआ। आखिरकार वो उनकी प्यारी बेटी थी जिसे उन्होंने नाजों से पाला था। राधिका जी ने स्नेह और ममता से उसके सर पर किस करते हुए कहा, हम बहुत खुशनसीब हैं जो तुम हमारे बेटी हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कियारा को बस यही अटेंशन तो चाहिए था जो उसे मिल गया। रंजीत जी ने कहा, प्रिंसेस रूम में जाकर आराम करिए। ठीक है कामिनी, प्रिंसेस को कुछ खिला दो, भूख लगे होगी उसे। कामिनी उठी और कियारा को लेकर चली गई। उन सब के हिसाब से कियारा अभी बहुत छोटी और मासूम है, उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा इस टेंशन भरे माहौल में। उसके जाने के बाद राजेंद्र जी फिर से गंभीर हो गए। उनके माथे पर परेशानी और चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। इन्वेस्टर और बोर्ड मेंबर्स के लगातार कॉल्स फिर से आने लगे, जिससे वो बहुत परेशान हो गए। वो और रंजीत दोनों स्टडी रूम में इन्वेस्टर्स से चीजें डिस्कस करने के लिए चले गए और राधिका जी मंदिर चले गई, भगवान से प्रार्थना करने की वो उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाले, जो इस जन्म में तो होना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे। अभी तो बस ये छोटी सी झलक है। दूसरी तरफ मुंबई रायचंद मैंशन, सभी डिनिंग हॉल में बैठे थे और एज यूजुअल अनामिका फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। सभी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहते थे। इस समय सिचुएशन ऐसे थी कि अनामिका बीच में बैठी थी। आज उसके बगल में अशोक जी ने पहले ही कब्जा कर रखा था और दूसरे तरफ अक्षत बैठा हुआ था और अरब, वेद और ईशान जलन से उन दोनों को घूर रहे थे। तभी दादाजी ने सबको पीछे चौट हुए जल्दी से अनामिका के प्लेट में एक डिश डालते हुए कहा, प्रिंसेस ये खाओ, ये बहुत टेस्टी है। और उन्होंने खुद उसे एक बाइट खिलाया। फिर क्या था, शुरू हो गए सब। प्रिंसेस ये भी ट्राई करो, आरव और वेद दोनों ने साथ में कहा और फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि दोनों ने सेम डिश उठाए थे। ईशान, जो ज्यादातर शांत रहता है, वो भी डिश उठाते हुए अनामिका के प्लेट में रखते हुए कहा, डॉल ये खाओ, तुम बहुत पतली हो। अनामिका ने अपने भौहें उठाते हुए कहा, भाई क्या आप मुझे मोती बनाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, ईशान थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। अशोक जी ने मुंह बनाते हुए कहा, वही तो प्रिंसेस, तुम ये लो, आलू के पराठा एकदम घी में बने हुए हैं, जम के खाओ। अगर तुम मोटी भी हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बाद भी तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। उनके अजीब से लॉजिक को सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। अक्षत ने उन सब की हरकतें देखी, जो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और सर हिला दिया। बस कीजिए, आंडस को अपलोग, बच्ची को खाने तो दीजिए, बस प्लेट भरे जा रहे हैं, उसने अब तक खाना खाया भी नहीं है।
इन लोगों के हरकतें देखकर सीता जी को चिंता होने लगी। ऐसे ही थोड़ी नोक-झोंक के साथ सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। दादी और दादाजी दोनों गार्डन में चले गए और वेद और आरव दोनों अनामिका से मिलकर बाहर चले गए। अशोक जी, अक्षत, सीता जी, संजय और नैना सभी लिविंग हॉल में बैठे थे। अनामिका को सीता जी ने आराम करने के लिए रूम में भेज दिया क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। तभी सभी लोगों को न्यूज सुनाई दी जिसमें बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा था, राठौर ग्रुप सफर्स हिस्टोरिक क्रैश वर्थ 5,000 करोड़ रुपए। अब राठौर कॉरपोरेशन भी बिजनेस की दुनिया में आंचे पकड़ बनाए थी, जिसकी नींव विसिम्हर जी ने रखी थी और ऊंचाइयों पर पहुंचाया था अपनी नेनात से। जो इतनी बड़ी न्यूज तो बनना कॉमन बात है, सबके नजर उस न्यूज पर चली गई। ये तो राठौर फैमिली की न्यूज है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है इन लोगों को, अंडरस्कोर सीता जी ने नॉर्मली कहा। वेज राठौर फैमिली का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भी वो रायचंद का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रायचंद कॉरपोरेशन वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था, इनके बहुत सारे बिजनेस थे और ये टॉप 2 के लिस्ट में आता था। हाँ, होगा कोई बड़ा दुश्मन इन लोगों का जिसने रातों रात इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बिजनेस में ऐसे होते रहते हैं, अशोक जी ने कहा। ऐसे ही वो लोग बिजनेस के कुछ बातें करने लगे। किसी ने अनामिका पर ध्यान नहीं दिया जो ऊपर बालकनी से वो गौर से न्यूज देख रही थी। उसके चेहरे बार न्यूज को देखते हुए कोई भाव नहीं थे, बस उसने मन में सोचा, ये बस एक छोटा सा तोहफा है मेरे तरफ से तुम लोगों को, डियर राजेंद्र राठौर। अब चैन से तो मैं तुम लोगों को रहने नहीं दूंगी। मुझे तुम लोगों की सुकून भरी सो कॉल्ड खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। ये तो बस एक छोटा सा नुकसान ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। आगे तो तुम लोगों को जिंदा नार्क के दर्शन भी तो करवाने हैं, तुम्हें टरैक्ट हुए देखना है धीरे धीरे जैसे मैं तड़पी थी। ये सब अनामिका ने ही किया था। रात को उसने ही राठौर के कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट को डार्क वेब पर लीक कर दिया था और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के डाटा को भी। पिछले जन्म में इस समय वो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे टॉर्चर किया जा रहा था, तब उसने ये न्यूज सुनी थी। कुछ समय बाद राठौर कॉरपोरेशन टॉप 2 में पहुंच चुका है उस प्रोजेक्ट के कारण। उन लोगों ने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा था जिसमें उसने ऑफिशियली अपनी बेटी कियारा ठाकुर को दुनिया के सामने भी उसी समय अपने बेटी कहकर इंट्रोड्यूस किया था। उस दिन अनामिका हद से ज्यादा राय और टूटी थी। वो कहा ये सोच रही थी अंडस्को कि कोई तो उसे ढूंढने आएगा, पर यहाँ तो उसकी जगह किसी और को दे दी गई। जब वो राठौर पैलेस में आई थी तब राजेंद्र उसे ढंग से बात नहीं करते थे, हमेशा उसे इग्नोर करते थे, जिसे उसे लगा कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए अगर वो अपनी काबिलियत प्रूव कर दे तो राजेंद्र उसे भी थोड़ा प्यार करेंगे। इसलिए बिना किसी को पता लगे उसने एक प्रोजेक्ट आइडिया रेडी किया क्योंकि उस समय कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही थी। वो बचपन से ही उसका आईक्यू बहुत था, तो उसने मिस्टीरियस तरीके से उस प्रोजेक्ट को राजेंद्र तक पहुंचा दिया, जिसे उनके हाथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा। बाद में कियारा ने कुछ साल बाद तो सबको झूठ बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट उसने उस समय रेडी किया था बिना अपने डैड को बताए, जिस पूरा राठौर परिवार उसे बहुत प्यार करने लगा था और एडमाया भी। और वही अनामिका जो असली हकदार थी, उसे इन लोगों ने ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई। और जब वो लौटी और इस बारे में उसे पता चला कि उसकी मेहनत का क्रेडिट जानबूझकर कियारा ने ले लिया है क्योंकि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें उसे उसके रूम में मिली थी, जिससे अनामिका को बहुत गुस्सा आया और उसने कियारा को सबके सामने थप्पड़ मारा, जिससे सभी उसे और नफरत करने लगे। सभी लोगों ने उसे बहुत सुनाया। राधिका जी ने तो उसे भरी धूप में दिन भर गार्डन में खड़ा रखा था बिना खाना पानी के। वो बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी, उल्टा उसे ही दोष दिया। इन सब चीजों को याद करके अनामिका की आंखें लाल हो गए। उसकी आंखों में हद से ज्यादा नफरत थी, बेहद नफरत जिसका कोई अंत नहीं। अंडस्को, उसने खुद से कहा, अंडस्को आई प्रॉमिस, मैं अंडस्को तुम लोगों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। ये तो बस शुरुआत है। वो जानती थी कि इस नुकासन की भापे के लिए राजेंद्र राठौर को बहुत टाइम लगने वाला है, तब तक वो परेशान ही रहेगा और उसका बहुत लॉस हो चुका होगा। और यही वो चाहती थे, उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर करना। अभी उसके पास उतनी पावर नहीं थी, इसलिए पहले उसे उस मुकाम तक पहुंचना होगा, पहले जहां तक किसी की सोच भी न जा सके। उसके अपने कुछ प्लान्स थे। अभी ये भले ही उसका दिमाग 22-23 साल के लड़की का था, लेकिन शरीर तो अभी भी 13 साल की बच्ची का था। अबे उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना था, इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कि उसके सामने किसी के नजरे तक उठाने के औकात ना रहे। बोलना तो दूर के बात है, कहते हैं ना, सोने को जितना जलाया जाता है उतना ही वो निखर के बाहर आता है। अनामिका की आंखों में एकदम डार्क हो गई थे, जिसमें कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। अंडस्को, क्या राजेंद्र राठौर इस मुसीबत से निकल पाएगा?
सो गाइस आज के लिए इतना हाई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।